आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेनरीज लॉ, ठीक ना। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे विलयता के बारे में। तो पहला पढ़े थे ठोस की द्रव में विलयता, देख लिए थे क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। दूसरा पढ़े थे गैस के द्रव में विलयता, और गैस के द्रव में विलयता को बताने, गैस के द्रव के विलयता के बारे में पढ़ रहे थे और हमको ये बताना था कि गैस के द्रव में विलयता दाब पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसी के बारे में क्या हेनरी बताया है, ठीक ना। यानी जब हम किसी गैस को कोई द्रव में घुलाएंगे तो दाब पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसी के बारे में कौन बताया है, हेनरी। अभी बात समझ लीजिए। देखिए, सपोज करिए यह कोई आपके पास कंटेनर है, बीकर है, ठीक ना। मान लीजिए इसमें आपके पास इतना द्रव है, यानी जल है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर इसके ऊपर हम दाब बढ़ा देंगे, इसके ऊपर यदि हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो इसमें जो घुलने की जो क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी जैसे इसके ऊपर हम क्या कुछ प्रेशर लगाएंगे, तो यानी देखिए अभी मान लीजिए प्रेशर नहीं लगाए हैं तो गैस कम मात्रा में घुला है, अगर इसके ऊपर हम प्रेशर ज्यादा लगा देंगे तो यानी गैस के जो घुलने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी के बारे में चर्चा करना है कि दाब पर कैसे निर्भर करता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, VBI टॉपिक है हेनरी का नियम। देखिए हेनरी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि किसी स्थिर ताप पर, देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं किसी स्थिर ताप पर द्रव में गैस की घुलने की क्षमता, देखिए ध्यान दीजिए, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलने की क्षमता उसकी दाब के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ेगा तो गैस के घुलने की क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हेनरी बोलते हैं कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलने की क्षमता क्या होते हैं, दाब के सीधा समानुपाती होते हैं, ठीक है। और जो गैस के घुलने की क्षमता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज कहा गया। क्यों, क्योंकि जब गैस इसमें घुला रहे हैं तो एक प्रकार सांद्रण हुआ, और सांद्रण के टर्म में किसको हम लोग यूज करते हैं, मोल अंश को, मोल प्रभाज को, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, तो इनका परिभाषा क्या है, कैसे एग्जाम में लिखेंगे, पूछेगा कि हेनरी का नियम क्या है, तो देखिए लिखेंगे, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर द्रव में गैस की विलयता, द्रव में गैस की विलयता बोले तो क्या, मोल अंश या मोल प्रभाज उसके दाब के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। यानी गैस की द्रव में विलयता क्या, इसी को बोलते हैं मोल अंश, समानुपाती होता है गैस के दाब का, ठीक है। मोल अंश को हम लोग x से सूचित करते हैं, तो x गैस समानुपाती होगा दाब को P से, तो P गैस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P गैस समानुपाती होगा किसका, x गैस का, किसका, x गैस का, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर यहां से इस समानुपाती हटेगा तो एक बराबर आएगा, और बराबर में क्या देगा, यहाँ पे KH देगा। क्या देगा, KH देगा, ठीक है। यहाँ KH क्या है जी, यहाँ KH एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, KH क्या है, तो यहाँ जो KH है, KH क्या है,
समानुपातिक नियतांक है जिसे क्या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है? तो हेनरी का इक्वेशन क्या मिला, पी गैस बराबर केएच इंटू एक्स गैस। केएच क्या है जी, समानुपातिक नियतांक है, पी क्या है, दाब है, एक्स क्या है, मोल अंश है। ठीक है ना? हाँ, हेनरी नियम का एक अथवा करके भी देखिएगा, इसको ऐसे भी परिभाषा के रूप में बोला जाता है। ध्यान दीजिए, यही ना बताया थे, क्या बताएं कि द्रव में गैस के घुलने की जो क्षमता होता है वह दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर द्रव में गैस की घुलने की मात्रा, यही विलेयता है, याद करिए विलेयता किसको बोलते हैं, तो यही ना, यानी किसी भी द्रव विलायक में जितना अधिक विलेय घुलाया जा सकता है उसी को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो विलेयता ना बोल के उसका परिभाषा बोल दिए, द्रव में गैस की घुलने की मात्रा उसके दाब के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। m को जी है गैस का द्रव्यमान है, p क्या है, गैस का दाब है। यहां से हटेगा तो कांस्टेंट देगा m बराबर kh इंटू p। ठीक है? अब kh के बारे में अब जानते हैं, kh क्या है, तो kh को बोलते हैं हम लोग, क्या मालूम है, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, केएच का गुणधर्म यानी हेनरी स्थिरांक का गुणधर्म है क्या, देखिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? हेनरी नियम याद हो गया क्या? हेनरी नियम क्या बोलता है कि नियत ताप पर द्रव में गैस की घुलने की मात्रा उसके दाब के सीधा समानुपाती होता है, या नियत ताप पर द्रव में गैस की विलेयता दाब के सीधा समानुपाती होता है। और द्रव में गैस की विलेयता को ही क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं। ठीक है ना यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा, अगला है केएच का गुणधर्म। देखिए ध्यान दीजिए, तो हेनरी का समीकरण क्या मिला हम लोग को, हेनरी का समीकरण मिला पी गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस, यही ना है जी। चलिए, P क्या होता है, दाब होता है, X क्या होता है, मोल अंश, या इसी को क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं या मोल अंश बोलते हैं। मोल अंश होता है या क्या होता है, विलेयता बोलते हैं इसको, यही ना है। ध्यान दीजिए, तो KH का गुणधर्म, पहला पॉइंट, आप जानते हैं कि मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। क्या जी, मोल अंश का मात्रक नहीं होता है, इसलिए KH का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा, P के मात्रक के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? आपको लिखवाए हैं नोट करके कि मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो जब मोल अंश के कोई मात्रक नहीं होगा, इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब बता सकते हैं कि KH का मात्रक वही होगा जो P का मात्रक होगा, यही ना। तो यानी KH का मात्रक दाब के मात्रक के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अलग अलग गैस के लिए KH के मान अलग अलग होता है। ध्यान दीजिए, अलग अलग गैस के लिए KH के मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक गैस के लिए प्रत्येक टेम्परेचर पर, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, अलग अलग होता है। ठीक है? तीसरा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर KH का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका KH का मान भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है? चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट क्लियर है ना। पहला है KH का मात्रक दाब के मात्रक के बराबर होता है। दूसरा है अलग अलग गैस के लिए KH का मान अलग अलग होता है। तीसरा है ताप बढ़ाने पर KH का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है? चौथा पॉइंट देखिए, देखिए चौथा पॉइंट, यानी P गैस बराबर क्या मिला जी, KH इंटू एक्स गैस, यही ना।
मान लीजिए दाब आपके पास स्थिर है, क्या है जी, स्थिर है, यानी P गैस बाई KH बराबर एक्स गैस। यही ना कहने का मतलब, ये आपका विलयता है यानी मोलंस बोलते हैं, ये विलयता है यानी इसी को क्या बोलते हैं, मोलंस बोलते हैं। तो देखिए दोनों उल्टा है, यानी KH का मान जितना कम होगा विलयता उतना क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं KH का मान जितना अधिक होगा विलयता उतना कम होगा। क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान दीजिए। KH का मान जितना अधिक होगा विलयता उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है ना, यानी KH का मान जितना अधिक होगा उसका विलयता उतना क्या होगा, कम होगा, या KH का मान जितना कम होगा उसकी विलयता उतना क्या होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। चलिए ग्राफ देख लीजिएगा, 5वां नंबर में ग्राफ क्या मिला हमारा इक्वेशन, P गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस, यही ना जी। देखिए इसको अगर देखिए, ये y बराबर mx बताए थे, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x। मालूम है ग्राफ पे जाएगा y बराबर mx के, y कितना है, P गैस है, x कितना है, x गैस, यानी y बराबर mx का ग्राफ ऑरिजिन से मूल बिंदु से पास होता है। ठीक है, क्योंकि एकरा में स्थिर टर्म c नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से। इसका अगर ढाल बताएं, ढाल बराबर बताया तो ढाल इसको बोलते हैं, ढाल KH को, यानी m से शुरू करते हैं, ढाल कितना हो जाएगा, KH। ठीक है, यही था आपका KH का गुणधर्म। ठीक, अगला हेडिंग दीजिएगा, हेनरी नियम की सीमाएं। ठीक ना, यानी हेनरी नियम की सीमा कहां तक है। देखिए हेनरी नियम मान्य होता है जब दाब अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, दाब जो है अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दाब भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस अधिक विलेय नहीं होना चाहिए। देखिए द्रव में गैस भी अधिक विलेय नहीं होना चाहिए। चौथा, गैस द्रव विलायक से अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। मान लीजिए यह आपके पास द्रव है, इसमें गैस डाल रहे हैं और गैस एक से अभिक्रिया कर ले रहा है, तो फिर हेनरी नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, विलयन में गैस को विघटित नहीं होना चाहिए। जैसे ही विलयन में हम डाले गैस टूट गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तब हेनरी का नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं लागू होता। अगला है हम लोग को हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए। हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग है, ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग है। ठीक है, देखिए पहले दूसरा समझिए। दूसरा ये है कि जो लोग समुद्र में तैराक करते हैं, जो लोग समुद्र में तैरते हैं, ठीक है, वह गैस के टैंक लेके जाते हैं। ठीक है, और गैस के टैंक लेके ना जाए तो क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में पढ़िएगा सेकंड में। ठीक है, जब लोग समुद्र में तैरते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या क्रिया होता है, उसके बारे में सेकंड में। थर्ड रीजन है कि जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, ठीक है, वो उन लोग का जीवन व्यथा क्या होता है, किसके कारण के ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसके कारण वहां के लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले पहला नंबर देखिए पहला नंबर आप लोग तो यूज करते होंगे हमेशा, सोडा जल के नाम सुने होंगे। ठीक है, या कोई भी ठंडा पीने वाला, शीतल पेय यानी ठंडा चीज, यानी जैसे कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये सब जो भी हो। ठीक है, तो क्या सिस्टम है इसमें
कि जैसे ही सोडा वाटर को या कोई भी कोको कोला को जानते हैं क्या किया जाता है, CO2 गैस मिलाकर इसको उच्च दाब पर पैक किया जाता है। देखिए बात समझिए पहले क्या किया जाता है। जब बोतल में हम लोग कोको कोला भरा जाता है या जो भी चीज भरा जाता है, ठंडा जल, ठंडा चीज, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसके साथ CO2 मिलाकर और उच्च दाब पर बोतल को सील कर दिया जाता है, ठीक है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब आप ही बताइए कि अब जब बंद हो गया तो इसमें CO2 तो घुला हुआ है, किसमें, यानी सोडा जल में या शीतल पेयजल में, ठीक है। तो जब CO2 घुला हुआ है तो हम लोग पिएंगे तो हानिकारक होगा। तो देखिए क्या होता है, अब जैसे ही इसको हम लोग क्या इसके ढक्कन को खोलते हैं, ठीक है, CO2 गैस के रूप में, CO2 गैस के रूप में, यानी CO2 जो है गैस के बुलबुले के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही हुआ, देखिए ध्यान। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग नंबर पहला बता रहे हैं, क्या अनुप्रयोग है, सोडा जल एवं शीतल पेय में, यानी सोडा जल और शीतल पेय यानी जो भी ठंडा चीज हम लोग पीते हैं में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर क्या हो जाता है, बंद किया जाता है। देखिए क्या, यानी बोतल में CO2 के विलेयता को क्या बढ़ाने के लिए इसके ऊपर प्रेशर क्या करते हैं, अधिक लगाते हैं। जितना दाब अधिक लगाएंगे CO2 के मात्रा इतना इसमें क्या हो जाएगा, घुलेगा, ठीक है। अभी तो पढ़े थे हेनरी ने क्या बोला था कि जितना हम लोग दाब बढ़ाएंगे यानी गैस के घुलने की क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। तो यही बोल रहा है कि CO2 गैस की विलेयता को यानी CO2 गैस अधिक मात्रा में घुलाने के लिए क्या बोतल को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोतल के ढक्कन को क्या करेंगे, खोला जाता है, दाब जैसे ही हम लोग खोल दे रहे हैं, दाब क्या हो रहा है, घट रहा है, दाब घटेगा एवं घुली हुई CO2 गैस बुलबुले के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये था पहला एप्लीकेशन। और दूसरा आप देखेंगे हम लोग समुद्र में जो लोग तैराकी करते हैं उनके क्रियाविधि क्या है। और तीसरा हम लोग देखेंगे जो लोग समुद्र के ऊपर, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनका स्थिति क्या है। देखिएगा दूसरा पॉइंट पहले समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि यह आपका समुद्र है, यही ना। अब इसमें कोई आदमी तैर रहा है, क्या कर रहा है, आदमी तैर रहा है। तो जब आदमी तैरते हुए निचले भाग में आता है, पहले अच्छा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता दे रहे हैं, हाँ एक बार समझिएगा, ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए आपके पास समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र, इस समुद्र में आदमी तैरना स्टार्ट करता है। अब तैरते हुए, ठीक है, मान लीजिए अभी आदमी जल के ऊपर, मान ऐसे है, ऐसे ऊपर है, तो खाली वायु के दाब उसके ऊपर लग रहा है। पहले बात समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा है, तो खाली किसके ऊपर दाब लग रहा है, वायु के दाब लग रहा है, वायु के दाब लग रहा है, ठीक ना। लेकिन जब वह आदमी क्या पानी के, समुद्र के निचले भाग में जाता है, यानी मान लीजिए यह आदमी पानी के अंदर आ गया, कहाँ आ गया, पानी के अंदर आ गया, या कोई आदमी है ए जो कहाँ आ गया, पानी के अंदर आ गया। तो जैसे ही आदमी पानी के अंदर आएगा तो इसके शरीर के ऊपर दो दाब कार्य करता है। कितने दाब कार्य करेगा, दो दाब। किसके कारण, देखिए एक पानी के अंदर है तो एक पानी लगाएगा और एक पूरा वायुमंडल लगाएगा। क्या लगाएगा, वायुमंडल, बाहरी वातावरण लगाएगा। तो कितने दाब हो गया, दो दाब इसके शरीर के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब बात समझिए, जब यह आदमी पानी के निचला भाग में है, यानी समुद्र के निचले भाग में है, तो इसके ऊपर क्या गो दाब लग रहा है, दो गो। कौन कौन, वायुमंडलीय दाब और जलीय दाब। अब बात समझिए, जब दाब अधिक लगा है तो गैस भी क्या इसको अधिक मात्रा में मिलेगा। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में N2 का मात्रा अधिक है और पानी में किसका, O2 का मात्रा। तो जब यह आदमी समुद्र के निचले भाग में है, ठीक है, तब इसके शरीर में N2 और O2 गैस क्या जाना स्टार्ट कर देता है। सांस लेना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो सांस के दौरान इसको क्या गैस मिलेगा, दो गो। कौन कौन, N2 गैस और O2 गैस, ठीक है। अब बात समझिए,
जब यह आदमी समुद्र के अंदर था और इसके शरीर में कै गो गैस चल गया, 2 गो। कौन कौन? ये N2 गैस और O2 गैस। ठीक है, अब बात समझिए, O2 गैस का तो उसने यूज कर लिया क्या, क्रियाकलाप करने में, जैसे श्वसन क्रिया करने में O2 का क्या कर लिया, यूज कर लिया। लेकिन N2 गैस उसके रक्त में अघुलनशील होता है। क्या होता है? N2 गैस ज्यों के त्यों उसके रक्त में क्या है, वैसे ही एकदम जाकर उपस्थित हो गया। किसका रक्त में? जो यहाँ पे था, गोताखोरी कर रहा था, यानी तैर रहा था, जब वह श्वसन लिया तो N2 गैस प्रवेश कर गया और N2 गैस उसके ब्लड में ज्यों के त्यों क्या है, जाके रुका हुआ है। ठीक है, अब बात समझिए, जब यह आदमी अब ऊपर निकलना चाहता है, बात समझिए, जब यह आदमी ऊपर निकलना चाहता है तो बात समझिए, जब यह ऊपर आएगा तो पानी के दाब कम होगा ना, क्योंकि देखिए पहले मान लीजिए इतना अंदर था तो पानी इतना 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 पानी का वजन था। जब यह आदमी यहाँ आया होगा तो इतना ही ना पानी के वजन है। इसका मतलब कि जब यह आदमी ऊपर आएगा तो पानी का दाब उसके ऊपर क्या होगा, कम होगा। और जब दाब कम होगा तो जो N2 गया था अब वह N2 क्या होना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि दाब कम है तो गैस भी उसको क्या मात्रा, कम मात्रा में मिलेगा। तो N2 गैस क्या करेगा, बाहर निकलना चाहेगा। तो N2 गैस जब डायरेक्ट बाहर निकलना चाहेगा उसी समय उसको क्या होता है, दर्द महसूस होता है, जिसके कारण हो सकता है वो आदमी मर भी जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, इसलिए हम जब भी समुद्र में कोई गोताखोरी करता है तो क्या ले जाएगा, इससे बचने के लिए, उसको दर्द से बचने के लिए He और O2 का क्या टैंक लेके जाता है। ठीक है, तो पहले समझिए ध्यान से। देखिए, जब गोताखोरों बिना गैस सिलेंडर के, बात समझिए, जब गोताखोरों बिना गैस सिलेंडर, कोई नहीं, एकदम खाली जाके हम लोग तैरना चाह रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिए, जब गोताखोरों बिना गैस सिलेंडर के समुद्र के निचले भाग में जाते हैं तब उनके शरीर के ऊपर 2 दाब, बताए ना कि जब गोताखोर समुद्र के निचले भाग में आएगा, एकदम देखिए समुद्र एकदम क्या, समुद्र के एकदम जमीन में चला गया है तो पानी उसके शरीर के ऊपर है और वायुमंडल है, तो यही 2 दाब कार्य करता है। कौन कौन? वायुमंडलीय दाब एवं जलीय दाब। ठीक है, कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके रक्त में अधिक N2 और O2 गैस प्रवेश करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब जैसे ही आदमी अंदर में था तो दाब अधिक था तो इसको गैस अधिक मात्रा में मिलेगा, तो N2 और O2 क्या कर देता है, प्रवेश करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आप ही बताइए, O2 गैस तो हानिकारक नहीं करेगा, क्योंकि O2 गैस का प्रयोग श्वसन क्रिया में क्या किया जाता है, कर लिया जाता है, जबकि अबिल्य N2 गैस रक्त में बुलबुले के रूप में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब आइए, यहां तक क्लियर है, यहां तक पता चला कि जब आदमी समुद्र के निचले भाग में तैर रहा था तो उसके ब्लड में N2 गैस क्या है, उपस्थित है, O2 तो श्वसन क्रिया में यूज हो गया। अब आइए, जब गोताखोर डायरेक्ट बाहर निकलना चाहता है तब उसके शरीर के ऊपर दाब क्या होगा, कम होगा। अब जब बाहर आएगा तो पानी मान लीजिए पहले इतना लेवल पर था, ठीक है, अब जब बाहर आएगा तो इतना पानी तो बच गया, खाली हो गया, तो इतना ही ना दाब लगेगा, यानी दाब कम होगा और N2 गैस क्या बाहर निकलना शुरू करता है। अब जब N2 गैस डायरेक्ट बाहर निकलेगा जिसके कारण अत्यधिक क्या होता है, पीड़ा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तब इस पीड़ा से बचने के लिए क्या करेंगे, तो इस पीड़ा से बचने के लिए, यानी ऐसी स्थिति से बचने के लिए, इसलिए इससे बचने के लिए He और O2 गैस सिलेंडर लेकर क्या करना चाहिए, गोताखोरी करना चाहिए। ठीक है ना, अब से जब भी समुद्र में जो लोग तैराकी करते हैं किसका यूज करते हैं, पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो He और O2 का क्या करते हैं, टैंक लेके जाते हैं। ठीक है, एक और बच गया, थर्ड। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहे हैं, देखिए, मान लीजिए यह आप पृथ्वी पर है, ठीक है, और कोई ऊपर में, आप जानते हैं
कि ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ अधिक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा सतह पर अधिक होता है और ऊपर पे क्या होता है, कम होता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए जो लोग एरोप्लेन में पहला बार जाते हैं तो आपको मालूम है ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं, मालूम है ना क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जितना मात्रा में यहाँ पे मिलता है उतना मात्रा में उनको ऊपर नहीं मिल पाएगा, जिसलिए उन्हें क्या ऑक्सीजन का टैंक दिया जाता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, यानी ऊपर में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो आप अपने पर खुद को स्थिति देखिए कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो स्थिति क्या हो जाएगा, आप खुद क्या स्थिति आपका खराब हो जाएगा। तो वही कारण है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं उनके ऑक्सीजन की मात्रा उनके ब्लड में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वे लोग कमजोर एवं ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं, ठीक ना। तो बात समझिएगा, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थान से क्या होता है, कम होता है। यानी जो लोग ऊपर में रहते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब नीचे से ऊपर में क्या होता है, कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों के रक्त एवं ऊतकों में O2 का सांद्रता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो लोग ऊपर में रहते हैं उनके रक्त एवं ऊतक में O2 का मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग कमजोर और ठीक से सोच नहीं पाते हैं और इन लक्षणों को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। यही इतना था आपका हेनरी का नियम। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। आईआईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर में। कहता है कि 298 केल्विन ताप पर जल में N2 गैस की विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक दे दिया है। देखिए, जब N2 गैस को जल में घुलाया जाता है तो हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है। हवा में N2 का मोल अंश इतना है, तब 10 मोल जल में N2 का मोल ज्ञात करें जब 298 केल्विन पर दाब कितना हो, 5 atm। चलिए बात करें ना, ताप तो स्थिर कर दिया 298 केल्विन, 298 केल्विन, सही है। चलिए, N2 गैस की विलयता, जल में N2 गैस की विलयता के लिए हेनरी स्थिरांक दे दिया, KH दे दिया, लेकिन KH किसका दिया है, जब जल में N2 को घुलाते हैं तब का, यानी KH बराबर 1 गुने 10 के पावर 5 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हेनरी नियम के अनुसार Pn2 बराबर KH इंटू XN2, ठीक है। चलिए, अभी तो हमको ना P मालूम है जल के लिए, ना KH मालूम है। देखिए क्या करते हैं, तो एक डाल्टन फॉर्मूला देते हैं, डाल्टन नियम के अनुसार क्या, Pn2 बराबर XN2 इंटू P टोटल, पढ़े थे, याद करिएगा, Pa बराबर XA इंटू P टोटल, ठीक है। यानी जिसका हमको आंशिक दाब चाहिए उसका मोल अंश इंटू कुल दाब, ठीक है ना। चलिए, तो Pn2 दिया हुआ है हवा का, कितना, हवा में मोल 0.8 है, और टोटल प्रेशर दे दिया है, कितना दिया है, 5 है। तो 8 पचे कितना, 40, 4 एटीएम, यानी Pn2 मिल गया कितना जी, 4 एटीएम। कितना मिल गया Pn2, यानी हम लोग को मिल गया यहाँ के बाद कितना मिला, Pn2 इज इक्वल टू कितना जी, तो 8 पचे 40, कितना, 4 एटीएम, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 1 से, कहां से चलेगी, समीकरण 1 से, ठीक है, बोलिए, यही है ना। Pn2 कितना है, 4 बराबर KH दिया हुआ है 1 इंटू 10 के पावर 5 इंटू XN2 हो जाएगा। XN2 बराबर 4 बटा में 10 के पावर 5, सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए, लिख सकते हैं, देखिए N2 का मोल अंश है, तो मोल अंश निकालना सिखाए थे, जिसका मोल अंश चाहिए उसका मोल ऊपर में, यानी N2 का मोल बाई N2 का मोल
प्लस H2O का मोल बराबर 4 गुने 10 के पावर -1। ठीक है, अब आइए बात करिए, N2 का मोल तो नहीं मालूम है, N2 का मोल प्लस H2O का मोल दिया हुआ था कितना, 10 मोल, 4 गुने 10 के पावर -5। अब बताइए 10 की अपेक्षा N2 कितना होगा, कितना होगा N2, 9 के बराबर होगा, तो इसको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, N2 का मोल बटा 10 बराबर 4 गुने 10 के पावर -5। तो N2 का मोल बराबर 4 गुने 10 आ जाएगा, -4 हो जाएगा, 10 के पावर -4 मोल। यही क्या हो गया, आंसर नंबर ए। ये टिक कर लीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है ना, चलिए और कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में N2 की विलयता यानी मोल अंश इतना है। ठीक ना, जबकि विलयन के ऊपर N2 का दाब 1.28 है। उसी ताप पर N2 की विलयता ज्ञात करें यदि उसकी दाब कितना है, 10 है। ठीक ना, चलिए पहले पहला स्टेट में आते हैं, क्या बोलता है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में N2 की विलयता इतना दिया है, यानी xN2 दिया हुआ है कितना, 2 पॉइंट इतना, PN2 भी दे दिया है 1.28। लगाइए फार्मूला, PN2 बराबर KH इंटू xN2। तो PN2 1.2 है, KH नहीं दिया हुआ था, xN2 दे दिया था इतना, यानी KH मिल गया हम लोग का, इतना सोल्व किए 6/11, KH मिल गया ना। चलिए KH मिल गया, कहता है कि उसी ताप पर, यानी KH उसके लिए सेम होगा, उसी ताप पर विलयता यानी x ज्ञात करना है, जबकि उसका दाब कितना है, 10 atm। ठीक है, फिर क्या कहता है, अब हम लोग का KH मिल गया। ठीक है, और PN2 अब की कितना दे दिया, 10 atm। फिर लगाइए हैंडला, PN2 बराबर KH इंटू xN2। अब की पूछा है xN2 बताइए, PN2 कितना है, 10, KH 6/11 गुने 10 के पावर 4 इंटू xN2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 11/10 बराबर 10 गुने 11 बटा में 6 गुने 10 के पावर 4 बराबर xN2। कितना हो जाएगा जी, 11/6 गुने 10 के पावर -3 xN2। डिवाइड मार लीजिएगा, xN2 इक्वल टू, ठीक है, 6/11 को डिवाइड मार लीजिए, 6 कम 6 5 पॉइंट 50 और 6 48 1.8 इंटू 10 के पावर -3 आंसर। ठीक है।